इसके बाद अब इस मंच पर एक विशेष सम्मान होने वाला है। श्री माणिकराव पाचड़े जी, जो कि अमरावती जिले के ग्राम निंभा निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उन्होंने मराठी भाषा में मरार समाजाचा इतिहास यह पुस्तक लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद भी किया जा रहा है। श्री माणिकराव पाचड़े जी मंच पर आ जाएं। उनका आदरणीय अतिथियों के कर कमलों से सम्मान किया जाएगा। और इन सभी उपलब्धियां प्राप्त बच्चों को ये कहना है कि आगे बहुत कुछ उन्हें करना है, ये सिर्फ शुरुआत है। कितनों की तकदीर बनानी है तुम्हें, कितनों को राह दिखाना है तुम्हें। हाथ की लकीरों को मत देखना, जिंदगी की नई लकीर बनानी है तुम्हें। सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चों के बाद अब बड़ों की बारी है, समाज में जिन्होंने सफलता हासिल की है। सबसे पहले श्री अनिल मट्ठा जी। ईमानदारी से की हुई मेहनत कभी निराश नहीं करती, इसकी मिसाल। दाढ़ी पीढ़ी गांव से अहमदाबाद तक का सफर। पिताजी का साया बचपन से ही उठने के कारण 5 भाइयों के पूरा परिवार मां ने संभाला। पढ़ाई पे जोर दिया, पढ़ाई के साथ छोटे मोटे काम करते थे। फिर पूना गए, अपनी कंपनी खोली और अत्याधुनिक ऑटोमेटिक पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग मशीन का कार्य प्रारंभ किया। श्री अनिल मट्ठा 2 शब्द बोलेंगे अपनी उपलब्धियों और अपनी सफलता की यात्रा पर। इस मंच पर पधारे सभी माइक पास में रखिएगा, माइक पास में रखिए। हेलो, यहाँ उपस्थित सभी माता पिता, बहन भाई तथा मंच पर पधारे सभी पदाधिकारी, महामंत्री जो भी है, सभी का मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। और जो मंच, जिन्होंने ये मंच इतना बड़ा खड़ा किया है, वो एच.एल. कावरे साहब और उनके पदाधिकारी, इन सबको भी मैं अपना दिल से मनपूर्वक आभार प्रकट करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं तो समय के हिसाब से ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएगा, सबको चांस मिलना चाहिए। और मेरा जो परिचय है, जो भी है, मैं एक शॉर्टकट में देता हूँ। मैं एक छोटा सा गांव दाढ़ीपेड़ी से बिलोंग करता हूँ और वहाँ से मैं छोटे से गांव से आगे तक का जो सफ़र किया है, बहुत ही कठिन परिस्थिति और बहुत ही विकट परिस्थिति से जो आगे बढ़ा हूँ। और उसी के चलते इसमें सुख दुख जो भी है, ये बहुत कुछ आया है, बहुत संघर्ष भी करना पड़ा। वो संघर्ष को आज के डेट में भी हम लोग संघर्ष कर ही रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो तमन्ना पूरी हो गई, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अभी तक तो मैं 2 हाथ से काम करता था, अभी तो मेरे हाथ में 4 हाथ हो गए। मेरा लड़का भी मेरे साथ अभी इन्वॉल्व हो गया है। इसके लिए अभी मुझे और भी मेरा जो सपना है आगे का, वो मुझे पूरा आप लोगों के सहकार से पूरा होगा, ये मैं एक मेरी उम्मीद है। और ये 2 शब्द ही बोल के मैं इस सभा को समय करता हूँ। सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद अनिल जी। इसके बाद मैं डॉक्टर हेमंत मात्रे जी को आमंत्रित कर रही हूँ। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, मेयो मेडिकल कॉलेज नागपुर से MBBS, सरकारी मेडिकल कॉलेज नागपुर से सर्जरी में स्नातकोत्तर, फिर मातृभूमि की सेवा के लिए सहायक चिकित्सा अधिकारी के रूप में राज्य सेवा में शामिल हुए। यवतमाल मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम किया। यवतमाल में आपने चिंतामणि अस्पताल की स्थापना की है। डॉक्टर हेमंत मात्रे। डॉक्टर हेमंत मात्रे। बहुत सारे बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना होता है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि डॉक्टर म्हात्रे जी से हम जानें कि ये सफलता के सूत्र क्या होते हैं। आपका एक संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे डॉक्टर हेमंत जी। एक्चुअली सर्जन्स आर वेरी लेस टॉकेटिव। मैं डॉक्टर हेमंत म्हात्रे हूँ। मैं यवतमाल में रहता हूँ। मैं मेरी प्रैक्टिस है वहाँ पे एज ए सर्जन एंड लेप्रोस्कोपी सर्जन।
मेरे एमबीबीएस की पढ़ाई मैंने 92 में चालू की है, 1992 से। आईजीएमसी में मेयो हॉस्पिटल में मुझे दाखिला मिल गया था 92 में। उसके बाद में मैंने एमएस की पढ़ाई जेएमसी नागपुर से की है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से। उसके बाद में मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलोशिप्स की है, 10 से 12 फेलोशिप्स किया मैंने। उसमें एडवांस लैप्रोस्कोपी फेलोशिप्स है, बेरेट्रिक की है, पेडियाट्रिक की है, और मैं 15 बेड का हॉस्पिटल चलाता हूँ मैं यवतमाल में। आपको इस फील्ड में आने की प्रेरणा कैसे मिली सर? मतलब डॉक्टर बनना है और स्पेशली सर्जरी की फील्ड आपने सेलेक्ट की। इंस्पिरेशन कैसा है कि अंदर से आता है कुछ और कुछ बाहर से भी आता है। जी। ठीक है, तो मेरा समाज ही मेरा इंस्पिरेशन था बड़ा। क्या कि बात है। समाज में कोई पहले डॉक्टर नहीं बना था, बाकी पैथी के डॉक्टर्स थे, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसे यूनिक कुछ करना चाहिए, ऐसे अनकॉमन कुछ करना चाहिए। जी। फिर मेरे जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी तो मेरे फादर ही थे, हाँ, जो हाँ। कि ऑफिसर भी थे, वो एग्रीकल्चर जी। ऑफिसर थे। तो उन्होंने बोला है कि तुझे कुछ करना है अलग से। तो एक्चुअली मैं 10th तक के बहुत ही ऐसे एवरेज स्टूडेंट था मैं। ठीक है, तो मैंने ग्रिप पकड़ी, वो तो 10 के बाद में ग्रिप पकड़े मैंने। पढ़ाई के दौरान मुश्किलें भी आती होंगी, तो मुश्किलें तो वो बहुत सारी कैसे आई। सामना किया आपने उसके? क्योंकि बच्चे कई बार निराश हो जाते हैं, या तो उनको मोटिवेट करते रहना ज़रूरी है। यस यस यस। तो मुझे दिक्कतें कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट मैं एमबीबीएस ये था, उसमें स्टूडेंट था समाज से। तो मुझे ऐसे थोड़ा सा लैक ऑफ गाइडेंस वो थोड़ा सा मुझे लगा ऐसे। उसके बाद में थोड़ा सा इकोनॉमिक क्राइसिस भी रहता है, क्योंकि एवरेज मिडिल क्लास फैमिली थी वो। थोड़ा से बाकी कुछ ऐसे दिक्कत नहीं गई, मैंने जो भी दिक्कतें गई उसको मैंने सामना किया उसका। जी। आपकी बेटी ने भी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। हाँ। तो यहाँ और कई बच्चे हैं जो मेडिकल में करियर हाँ, बनाना उसने इसी चाहते हैं, साल उनको MBBS कुछ। में एडमिशन लिया है, रायपुर में लिया उसने। जी। हाँ। तो बच्चों को आप कुछ सजेशन देंगे, मतलब मेडिकल फील्ड में करियर करना है तो उन्होंने क्या करना चाहिए, बस कब से लगन शुरुआत करनी लगन से चाहिए? पढ़ना चाहिए, पहले से ही पढ़ना चाहिए। 10 के बाद में तुम्हारे लाइन होना चाहिए कि कौन सी मुझे आईटी साइड में जाना है कि मेडिकल लाइन में जाना है, वो है उसमें। आपके जीवन में सबसे बड़े आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? प्रेरणा स्रोत तो मेरे फादर एंड मदर है, पेरेंट्स है, जी। और मैं खुद का खुद ही मोटिवेटर हूँ। क्या बात है, सेल्फ मोटिवेटेड होना Self सबसे motivated। अच्छी बात होती है। तो समाज के युवाओं को एक संदेश, आप आज यहाँ सम्मानित किया गया आपको, तो एक संदेश हम चाहेंगे समाज के युवाओं को आप दें। बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या बात है। मेहनत से काम करो। थैंक यू सर, Thank you, थैंक यू thank सो you, thank मच एंड ऑल द बेस्ट कि आप आगे बहुत सारी उपलब्धियां पाएं। डॉक्टर हेमंत म्हात्रे जी। दो बच्चे जो है लेट आए हैं और उनको जाना है ना, इनको बुलवा लीजिए। बाद में नहीं, उनको पेपर ही जाना है। ठीक है ना, लेट आए तो थोड़ा रुकने दीजिए ना, बीच में मत करिए। इसके बाद अगला नाम उपलब्धियों में है श्री सुरेश मराठे जी का। एक छोटे से गांव में किसान परिवार के तीसरे नंबर के बेटे, बहुत कठिनाइयों से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध माखनलाल विश्वविद्यालय में उन्हें दाखिला मिला और वहां सरकार दंपति से उनकी भेंट हुई। उनके साथ बंगलौर गए, मल्टीनेशनल कंपनी में ट्रेनिंग प्राप्त की और एक जापानी कंपनी निपॉन पेंट्स में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। समाज सेवा आपका जुनून रहा है। प्रगतिशील क्रांति ज्योति संस्था के संस्थापक के साथ बनने के साथ वे हजारों परिवारों को यथोचित योगदान दे रहे हैं। कोविड के समय आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य समाज के सदस्यों के लिए किया। श्री सुरेश मराठे जी। नमस्कार। मरार समाज के इस समृद्ध मंच पर आपको संबोधित करते हुए बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज अब तक की अपनी जीवन यात्रा पर एक दृष्टि डाली तो ईश्वर के प्रति और मेरे आत्मबल को मजबूत करने वाले मेरे संगी साथी, मेरे रिश्तेदार के प्रति कृतज्ञता के भाव से मन भर आया, जो आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। मेरा जन्म और बचपन कोकना गांव, जो किरनापुर क्षेत्र के जिला बालाघाट में हुआ। उस समय वह एक छोटा सा गांव हुआ करता था। प्राथमिक शिक्षा के बाद समझ नहीं आया कि आगे क्या करना है। स्कूल की फाइनल परीक्षा के समय ही मां का देहांत हो गया। आर्थिक तंगी और मानसिकता आघात से मन और मनोबल दोनों टूटने लगे थे। मगर उस समय मेरे साथ दिए मेरे दोनों भाइयों ने
जो भोपाल में रहते थे। इस तरह मैं भोपाल आ गया। भोपाल से माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मैंने BCA में एडमिशन मिल गया। भाई के 2 बच्चे भी थे जो बड़े हो रहे थे। आर्थिक परेशानी तो थी ही, इसलिए उस समय मैं रात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की तरह काम करता था। सुबह कॉलेज जाता था और बचे हुए समय में शाम को कुछ बच्चों को ट्यूशन लेता था ताकि मेरा जेब खर्च और पढ़ाई का खर्च निकल सके। कॉलेज में अपनी एक अंग्रेजी की अध्यापिका जो देश दुनिया की जानी मानी साहित्यकार है, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और अपने साथ मुझे बेंगलोर ले गई। वो अब मेरी दीदी बन गई और उन्होंने अपने परिवार में मुझे स्थान दिया। उनके पति श्री आभास सरकार जी ने मुझे वॉल्वो जैसी कंपनी में ट्रेनिंग दिलवाई और मेरा कैरियर वहाँ से टेक ऑफ हुआ। अब वो परिवार भी मेरा अपना है। कुछ रिश्ते ईश्वर बना के भेजता है या आपके प्रारब्ध के पुण्य से मिलता है, जो थोपे हुए रिश्तों से कहीं ज़्यादा अच्छे और सच्चे होते हैं। अब मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोजीशन पे काम करता हूँ और देश और विदेश में घूमता हूँ। मेरी और मेरे काम और व्यवहार की इज्जत है। मैंने मेहनत, लगन और ईमानदारी से इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। अब मेरा मार्ग आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसित है। इसी वजह से मैंने अपना जीवन अपने समाज के काम के लिए समर्पित हूँ। मैं अपने समाज के लिए कुछ कर पाऊँ तो अपने जीवन को धन्य मानूंगा। आपके सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अगला नाम है श्री योगेश जामरे जी, बालाघाट के रहने वाले, स्वर्गीय किंतामन जामरे जी के सुपुत्र। 2016 में आपने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से MBBS की पढ़ाई पूरी की और 2022 में GRMC ग्वालियर से मास्टर इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी किया। अभी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छिंदवाड़ा MP में कार्यरत हैं। डॉक्टर योगेश जामरे। Congratulations, Yogesh ji. A few words, please. सर्वप्रथम मैं महात्मा ज्योतिराव फुले जी और माता सावित्रीबाई फुले और स्वर्गीय श्री लिखराम जी कावरे के चरणों में सतत नमन करता हूं और मंच पर बैठे सभी अतिथिगण उनका सहृदय आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे सम्मान के लिए सम्मानित किया गया। मैं संक्षिप्त में अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम डॉक्टर योगेश जामरे है। मैं ग्राम धड़ी, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट का निवासी हूं। मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल और MS की पढ़ाई GRMC ग्वालियर से की है। मैं वर्तमान में अभी छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में अस्थि रोग विशेषज्ञ के पद पर पदासीन हूँ और वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अब तक के करियर में मैंने बस अभी तक एक ही बात सीखी है कि हमेशा अपनी मेहनत और लगन से, हमें कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में अगर आप अपनी मेहनत और लगन से लगातार कार्य करते हैं तो सफलता तो बिल्कुल आपके कदम चूमेगी। और ऐसा नहीं है कि हम असफल हो रहे हैं तो बिल्कुल हम उस कार्य को करने के योग्य नहीं हैं। हमको इसी बात का याद रखना है या ध्यान रखना है कि एक बार असफल होने से कुछ नहीं होता, कम से कम उसकी ओर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक हम सफल नहीं हो जाते तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए। जब मैंने MBBS की एग्ज़ाम भी ऐसे नहीं कि एक अटैम्प्ट में निकाली थी, मैंने तीसरा अटैम्प्ट मैंने लिया था। मैं 2 अटैम्प्ट लिए थे। उसके बाद में मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन करने ले लिया था कि भाई अब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बाद ही पता नहीं गॉड ग्रेस या फिर जैसे भी मेरा मन थोड़ा सा इसी ओर आया और मैंने फिर से एक अटैम्प्ट दिया और फिर उसके बाद में MBBS में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं यहाँ आज MS करके बैठा हूँ। तो वही है कि आखिरी मैं बस जो युवा हैं, जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर, सबसे यही कहना चाहूँगा कि बस हारना नहीं है, लड़ते रहिए, होगा, सक्सेस तो मिलेगी, बराबर मिलती है। ऐसे नहीं है कि हम अयोग्य हैं, मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर योगेश जामरे जी। इसके बाद अगला जो नाम है श्री दुर्गेश मानेश्वर, वे अभी तक आए नहीं हैं। उनको हम जब वे आएंगे तो हम सम्मानित करेंगे। बालाघाट से वे हैं और UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज में उन्होंने 11वीं रैंक हासिल की।
अखिल भारतीय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज में और वर्तमान में SCCR में कार्यरत हैं। इनके बाद अगला नाम है श्री सुशील माने जी का, जो कि गरीब परिवार से रहे, ज़्यादा शिक्षा न होने के कारण बांस की टाल में मुनीम का काम करते थे, लेकिन जी तोड़ मेहनत करके उन्होंने गारमेंट मिल में मजदूर से सुपरवाइज़र और मैनेजर तक का सफ़र तय किया और वे छोटे छोटे कदमों से बड़ी मंजिल पाने में विश्वास रखते हैं। श्री सुशील माने जी। सुशील जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी सफलता की जो यात्रा रही है उसका थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। पहले आप कृपया अपना परिचय बताएं, फिर आप अपने शब्दों में थोड़ा सा अपनी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में बताएं। कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है? सुशील जी थोड़ी देर बाद हमें संबोधित करेंगे। सुशील माने जी के बाद अगला नाम है सुश्री शिखा राणा जी का। शिखा राणा जी उपस्थित नहीं है, उनके पिताजी को मैं आमंत्रित करती हूँ। शिखा जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि वे ग्राम बहराई निवासी समाज के अध्यक्ष सुनील राणा जी की सुपुत्री हैं। हाल ही में आपने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम क्लियर किया है और डिफेंस डिपार्टमेंट में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पद पर, साथ ही मंडल संयोजक के पद पर भी आप चयनित हो चुकी हैं। कुछ ही दिनों में उनकी पोस्टिंग आ जाएगी। शिखा राणा जी, सभी महिलाएं और युवतियां इस उपलब्धि से निश्चित रूप से प्रेरणा लेंगी। शिखा जी के बाद अगला नाम श्रेया पंचेश्वर का है। उनके भी पिताजी उनका मेमेंटो स्वीकार करेंगे। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इस कहावत को श्रेया ने चरितार्थ किया है। स्कूल में ही कई सारे मेडल जीते, 12वीं में 98.8% पाई, जेईई का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, DAVV इंदौर सिविल ब्रांच में 3 स्वर्ण पदक के साथ डिग्री पूरी की। सिविल सर्विसेज UPSC की तैयारी कर रही हैं श्रेया पंचेश्वर। उनके पिताजी कृपया उनका सम्मान पत्र स्वीकार करेंगे। हम श्रेया जी के लिए यही उम्मीद करते हैं कि वो समाज से पहली सिविल सर्विसेज पास करने का गौरव प्राप्त करें। इनके बाद मनीषा पंचेश्वर कावरे। मनीषा सुपुत्री दुर्गा प्रसाद जी पंचेश्वर और धर्मपत्नी श्री पवन कावरे। आपने केमिस्ट्री में सर्वोच्च अंक लाकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। मनीषा जी, बहुत बहुत बधाई आपको मनीषा जी। और 2 शब्द, हाँ वही तो बताया ना उनको, पवन जी की पत्नी हैं वे। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों को मेरा नमस्कार और बाहर से आए हुए सभी साथियों को धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आयोजक एवं समर्थकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे सम्मानित करने के लिए इस मंच को उपस्थिति दी। इस मंच के माध्यम से ना ही सिर्फ विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ा है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में और भी नई ऊर्जा पैदा हुई है। मैं अपने छोटे विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी कि अगर आप जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी है, और हाई लेवल की अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो उस लेवल पर जाके आपको तैयारी भी करनी है और उस पर अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। यही कहकर मैं अपना शब्द विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मनीषा जी। इसके बाद अगला नाम दीपक पंचेश्वर, ये छिंदवाड़ा से हैं। डैन लाइफ स्मार्ट होम ऑटोमेशन में एक उद्यमी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संस्थापक हैं।
दीपक पंचेश्वर। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बात की जा रही थी कि स्वावलंबी बने और दूसरों को नौकरी देने वाले बने, तो ऐसे में एक एंटरप्रेन्योर को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। दीपक जी से भी हम 2 शब्द जानना चाहेंगे उनकी जर्नी और सक्सेस मंत्रा के बारे में। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानी जनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम दीपक पंचेसर है और मैं परासिया गांव जो है चौरई तहसील छिंदवाड़ा ज़िले के अंतर्गत आता है। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है इंजीनियरिंग से किया है इंदौर से, और उसके बाद अपना कैरियर स्टार्ट किया जॉब से इंदौर के बाद गोवा के बाद कतर, दुबई, और वापस 6 साल दुबई कतर में रहने के बाद इंडिया में अपना रायपुर से स्टार्ट किया मैंने अपना बिज़नेस, जिसमें हम होम ऑटोमेशन की सर्विस देते हैं। यहाँ तक आने के लिए मुझे, जैसा बोलते हैं लोग, स्ट्रगल, तो मेरे पास में स्ट्रगल का ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा से सोचा था कि आप जो भी कर रहे हैं वहाँ पे आपका अचीवमेंट होता है, स्ट्रगल नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ें आपको मोटिवेट करती है खुद से, और आप जब कुछ कर जाते हो तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स खुश होते हैं, आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो खुश होते हैं, आप जो युवा पीढ़ी होती हैं वो खुश होती हैं, और आपको फॉलो करती हैं सारे लोग। यहाँ के जो युवा पीढ़ी है उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अपना फ्यूचर को आसान करना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि एक लाइन मैंने पढ़ा था कि अगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं अभी और वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक करते आ रहे हैं। तो आपको जो करते आ रहे हैं उससे हट के करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक पहुँचने में मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं, मेरे पापा जो काफ़ी खुश थे पूरे रास्ते। मेरे फादर इन लॉ। निश्चित रूप से परिवार के बड़ों को अपने बच्चों की सफलता देख के बहुत आनंद मिलता है। वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चे के नाम से जाने जाएं, और आप भावुक होकर इस बात से, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार आपका स्नेह भी आपस में बना रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, इसमें मेरे जो ससुर जी थे श्री सुखलाल मानकर जी, उनका भी बहुत रोल कॉल रहा है। बहुत बहुत आप दोनों को ही बधाई, और आपके पिताजी को भी। इसके बाद आप लोगों से बस कहना चाहूँगा कि आप बस मेहनत करें और अपना टारगेट सेट करें। जो भी आप चाह रहे हैं उसको टारगेट को सेट करके छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उसको अचीव करें। जैसा एक पानी होता है, पानी अपने शेप में, जिस भी शेप में जाता है वो अपनी आकृति ले लेता है, तो वैसे ही आप भी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल सेट करके और उसको करें। जब तक आप अपने टारगेट सेट नहीं करेंगे आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो आपको टारगेट सेट करना है और छोटे छोटे गोल बना के आपको उसको अचीव करना है। थैंक यू सो मच। इसके बाद अगला नाम, वो उपस्थित नहीं है लेकिन हम उनके लिए तालियां अवश्य बजाएं, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्वतारोही हैं, हेमंत गाडेस्वर। तंजानिया की किलिमंजारो को उन्होंने फतेह किया है। डोकरानी ग्लेशियर, माउंट जॉली, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है। साथ ही बीटेक भी आप कर चुके हैं। इसके बाद में अगला एक और नाम है, वे आ नहीं रही हैं पर उनकी भी जानकारी देना चाहूँगी। डॉक्टर बबीता नागेश्वर, जिन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायपुर से MBBS और वहाँ से एनेस्थीसिया में PG प्राप्त किया। फिर इसके बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में आप राज्य सेवा में शामिल हुई। समाज की पहली महिला डॉक्टर हैं। इनके दोनों भाई भी डॉक्टर हैं, एक वेटनरी और एक आयुर्वेद। डॉक्टर बबीता के लिए तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर राधेश्याम पांचे भी उपस्थित नहीं हैं लेकिन उनकी उपलब्धियां भी बताना चाहती हूँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से MBBS, UPSC की चिकित्सा सेवाएं उत्तीर्ण करके भारतीय रेलवे में काम, उसके बाद राज्य सेवा में सहायक चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम,
और नासिक से एमडी पूरा करने के बाद अब पुणे में डीएम नेफ्रोलॉजी में शामिल हुए हैं। आपने यूके से डायबिटीज़ मेलिटस में फेलोशिप की है। डॉक्टर राधेश्याम पांचे, इनके लिए भी तालियां बजाएं। कीर्ति नाथूलाल पांचे, इनके पिताजी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग जलगांव से, एमटेक एलआईटी नागपुर से और रिसर्च एसोसिएट हैं अभी वो रेजिल केमिकल बंगलौर में। कीर्ति के पिताजी मंच पर आए, उनके भाई मंच पर आ रहे हैं, उनकी ओर से वे मेमेंटो स्वीकारेंगे। इनके बाद विनोद नागेश्वर जी, बी सिविल पुणे, सीनियर क्वालिटी सर्वे डब्ल्यूटी पुणे में, फाउंडर मेंबर ऑफ प्रगतिशील क्रांति ज्योत संस्था और साथ ही मरार मैट्रिमोनियल वेबसाइट को भी इन्होंने डेवलप किया है। विनोद नागेश्वर जी। इसके बाद मोहित खुशाल गाड़ापेले, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर विप्रो में कार्यरत हैं मोहित। इनके बाद प्रीति सहारे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। हेमंत गाड़ेश्वर जी आ चुके हैं, तो उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। एडवेंचर स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ काफ़ी कम लोगों में रुचि देखी जाती है, लेकिन आपने किलिमंजारो को फतेह किया है, डोकरानी ग्लेशियर और माउंट जॉली पर आप छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय बचाव और खोज अभियान में शामिल रहे हैं। हेमंत गाड़ेश्वर जी। एक और नाम है सुषमा देवेंद्र पांचे, गोंदिया से, एमबीबीएस 3rd ईयर में हैं। सुषमा। तो देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त इन अचीवर्स का यहाँ सम्मान किया गया और इनमें से कुछ ने अपने विचार भी हमसे साझा किए। शुभकामनाएं। हमारे एक अचीवर आ गए हैं, श्री दुर्गेश मानेश्वर, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। 2017 में यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में नेशनल लेवल पे 11वीं रैंक अखिल भारतीय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज में पाई और एसईसीआर में काम कर रहे हैं भारतीय रेलवे में। बालाघाट से हैं। एमएनआईटी जयपुर से इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में ग्रेड ए प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे और अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज से रेलवे में ज्वाइन हो चुके हैं। दुर्गेश मानेश्वर। तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त करें, इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं दुर्गेश जी। और चाहूंगी कि अपनी सफलता की यात्रा पर 2 शब्द कहें, ताकि आगे और भी जो युवा हैं वो इसी प्रकार शासकीय सेवाओं में जाने के लिए आपसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। थैंक यू। सबसे पहले मेरा श्री महात्मा फुले जी और ज्योतिबा महात्मा फुले जी और सावित्री बाई को बहुत बहुत मेरा नमन। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि उतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ मैं माइक पे, तो इस वक्त अगर कुछ मुझसे भूल चूक हो जाती बोलने में तो कृपया पहले ही क्षमा करें मुझे। और इससे पहले मैं
हमारी जो मरार माली समाज विकास संस्था है नागपुर, इन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे मौका दिया। और क्षमा भी मांगना चाहूँगा कि तो इस इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, उसमें मैं लेट पहुँचा। कुछ मेरा प्रोफेशनल कुछ वक्त ज़रूरी था, शायद मैं इसे अवॉइड नहीं कर सका, इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा मांगना चाहूँगा। तो मैं अपने बारे में शायद मैं यहाँ बाकी जगहों से भी तो अपने बारे में फिर से बताना चाहूँगा। मेरा नाम दुर्गेश मानेसर है और मैं बालाघाट ज़िले का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूल पूरा बालाघाट ज़िले से ही किया है। उसके बाद कॉलेज में NIT जयपुर से BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद फिर मैंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में एज ऑपरेशंस ऑफिसर ज्वाइन किया, वहाँ 1 साल काम किया। और उसके बाद फिर मैंने UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू इस इंडियन रेलवे में ज्वाइन किया। अभी मैं यहाँ DEE पोस्ट पर CCR नागपुर में ही DRM ऑफिस में काम कर रहा हूँ। शायद मैं थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी हूँ, थोड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ कि बाकी लोग हमारे और भी मेरे साथी आए थे, उनका मैं सुन नहीं सका। मैं भी अच्छा उनका इंटरेक्ट करना चाहूँगा, बिल्कुल जानना चाहता था, लेकिन शायद मैं दुर्भाग्य है। लोगों को मैं पहले अपने जो स्टूडेंट है, जो हमारे भविष्य है, हमारे समाज के, हमारे देश के, उन्हें मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा। यानी मैं जो बेसिक चीज़ें होती है, मतलब ठीक है बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन एक रूटीन होता है कि मैंने देखा है कि लोगों में आग रहती है कुछ करने की, लेकिन क्या उसे बनाए रखना ज़रूरी है। आप जब कुछ कर रहे हैं, अगर आप में डेडिकेशन है तो आप खुद को एक्सक्यूज़ मत दीजिए। ये मैंने देखा है, मतलब कि यानी मेरे साथ में सिर्फ यहाँ के नहीं हर लगा के लोग थे जिनमें लगता था मुझे बहुत स्पार्क है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन लोग स्टूडेंट है वो खुद को ही एक्सक्यूज़ देने लगते हैं, खुद को ही बहाना देने लगते हैं कि आज नहीं मैं कल कर लूँगा, कल नहीं मैं परसों कर लूँगा। तो वो बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि आप वो किसी और को नहीं खुद को ही धोखा दे रहे हैं। मतलब एक बार खुद में झांकने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले जब शुरुआत होती है, हम कोई भी एक टारगेट बनाते हैं, कोई अपना लक्ष्य निर्धारण करते हैं, कुछ भी हो सकता है वो, और कुछ भी आप किसी भी दिशा में जाएं तो बस अपना एक लक्ष्य बना लें, और लक्ष्य में अपने आप को बस बहाना मत दें कि मैं कल कर लूँगा, आगे कर लूँगा। ये बहाना ही मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनमें लगता है, उनमें खुद भी पता रहता है कि उनमें आग है, वो करने की क्षमता है। क्षमता तो सभी में होती है, लेकिन ये जो बनाए रखना है अपने अंदर की एनर्जी को, लगातार अपना जो निश्चय बनाए रखना है, वो उसकी बहुत कमी होती है। उसमें जो एक कंटिन्यूटी चाहिए, एक लगातार उसमें जो आग चाहिए, वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। ये मैं, क्योंकि जब मैं रहा हूँ, मैं तो एक हॉस्टल में रहा था, भोपाल में कुछ समय रहा, फिर दिल्ली में रहा कुछ साल, तो लोग तैयारी अच्छी करते हैं, शुरुआत अच्छी करते हैं, लेकिन कुछ समय में उनमें जो आग है वो ऐसी ठंडी होने लगती है, मतलब आधे समय आने तक कि कहीं दूसरा डायरेक्शन चल जाता है, वो किसी और दिशा में चल जाते हैं। तो उसके लिए है कि आप खुद को बहाना मत दीजिए कि मैं ये कर लूँगा, मैं आगे कर लूँगा। उसका कोई बहाना नहीं है, क्योंकि आप अपने इस बहाने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो अपना एक बार जो आपने बना लिया है, बस उसी दिशा में जाइए। और ये ज़रूरी नहीं है, मतलब मैं जैसे हमारे समाज में भी देख रहा हूँ कि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब या इसी को ज़्यादा वो तवज्जो दी जाती है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर क्षेत्र में, चाहे कोई अपना बिजनेस कर रहा हो, चाहे कोई अपना प्राइवेट कुछ भी कर सकता हो, रिसर्च कर सकता हो, वो भी अपना उसका एक महत्व है, उसमें भी अपना नाम कर सकते हैं। तो सिर्फ एक सरकारी नौकरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकमात्र जरिया है कि अपने आप को टॉप पे लाए। बस ये है कि आप लोग को अपना निर्धारित करना है, आपके रुचि के अनुसार हो सकता है या और भी कोई कारण हो सकता है, पर कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन आपको बस अपना निर्धारण करना है, अपना सोचना है, और फिर बस उसी दिशा में चलते जाना है। मतलब और इसके बाद फिर जब यहाँ से आपने शुरू कर लिया एक बार कि आपका लक्ष्य ये है, तो उसके पहले बहुत ज़रूरी है, चाहे आप इस इवेंट को ही देख लीजिए, इतना अच्छा किया गया है, इतनी अच्छी प्लानिंग की गई है। तो ये किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, एक लाइफ की कोई भी चीज़ें हो, उसमें आपको प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आप कुछ भी पढ़ने से पहले तो ये सोचिए कि मुझे पढ़ना क्या है, सोचिए एक बार। चाहे बिजनेस करना हो तो ये भी सोचिए कि मुझे करना क्या है, प्लान कीजिए, उसे जानिए कि आप क्या करना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं, किस दिशा में, फिर उसके बाद उस दिशा में जाइए, और फिर उसमें बस लगे रहिए उस डायरेक्शन में, प्लानिंग के साथ। सब कुछ एक वो होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए आपके हर एक्ट में, आपकी हर कार्यशैली में।
आपकी उस दिशा में कि आप क्या करने वाले हैं, और फिर उस दिशा में बढ़िए, लगे रहिए। अब मैंने स्टूडेंट से मैं तो एक हम बेसिक इसके बात बारे में करूंगा। थोड़ा एक डिटेल सेमिनार बाद में कर सकते हैं। अच्छा। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, चलिए धन्यवाद। अब मुझे मरार माली समाज विकास संस्था नागपुर को, जिन्होंने मुझे मौका दिया। अनफॉर्चुनेटली आज ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सका, लेकिन बिल्कुल आगे भी मुझे मौका मिला तो बिल्कुल मैं इस पे अच्छे से बात करना चाहूँगा। अपने साथी यंग ब्लड्स हैं, उनको बिल्कुल गाइड करना चाहूँगा। धन्यवाद। हमारे पास केवल 3 बजे तक का ही समय है, इसलिए एक क्षमा चाहती हूँ कि मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा। आप संस्था के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और एक फ्री सेमिनार आप करियर गाइडेंस का आगे हमारे सदस्यों के लिए कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा।